मेरे को चिंता हो रही है, अभी वो चिंता हो रही है, मेरे को चिंता हुई, हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं उसको सहन नहीं कर पा रही हूँ। अब ये जो सहन नहीं कर पा रही वाली जो चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड एज एंग्जाइटी। आज की डेट में कई लोग ऐसे हैं कि जो ये चीज़ मानते हैं कि अगर वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है या किसी काउंसलर के पास जा रहा है तो उसे कहीं ना कहीं कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या वो एक तरीके से लोग मानते हैं कि वो पागल है। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट साहिल कुमार नागपाल और ऑप्टिमम लिविंग मीडिया के नॉलेज सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ऑप्टिमम लिविंग मीडिया का ये जो नॉलेज सीरीज है इसमें हम अलग अलग विशेषज्ञों को हमारे शो पे बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जो भी विषय है जिनमें वो एक्सपर्ट है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। हम इस तरह की इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं कि जो कि हमें हमारे जीवन में निजी स्तर पर और सामाजिक स्तर पर उपयोगी हो सके। और आज इस एपिसोड में हमारे साथ है एक ऐसे व्यक्ति कि जिनका आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा योगदान ज़रूरी है। इनका नाम है कानन परीख। कानन परीख एक काउंसलर है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा अध्ययन इन्होंने किया है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी को ले करके काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स करते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। कानन परीख एक खुद का सेंटर चलाते हैं जिसका नाम है विश्रांति काउंसलिंग सेंटर, जहाँ पे वो 1-to-1 कोचिंग करते हैं। इसके अलावा वो बच्चों के लिए वर्कशॉप करते हैं जिसका नाम है तेजस्विन। वो विमेन के लिए स्पेशल वर्कशॉप्स करते हैं जिसका नाम है तन्मय। इसके अलावा वो इन जनरल भी वर्कशॉप्स लेते हैं जिसका नाम है समन्वय। कानन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे शो पे। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ क्या है और कैसे ये फिजिकल हेल्थ से अलग है, या जो रेगुलर हेल्थ जब हम कहते हैं, जब हम बात करते हैं कि ये पर्सन हेल्दी है या अनहेल्दी है, तो इसमें मेंटल हेल्थ का क्या रोल है और कैसे ये फिजिकल हेल्थ से अलग है? एवरीथिंग दैट गवर्न्स आवर बॉडी इज आवर माइंड। फिजिकल हेल्थ शायद मेंटल हेल्थ का एक छोटा सा हिस्सा है। ओके। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दो अलग नहीं है। अगर मेंटल हेल्थ हेल्दी है तो फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली हेल्दी रहने वाली है। सही है। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो जो हम आम सोसाइटी में जो हम समझते हैं कि पागलपन है या एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है, वो चीज़ नहीं है। मेंटल हेल्थ मतलब सिर्फ आप क्या महसूस करते हो, उसके अलावा आपके मन के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं जो सुबह से आपको उठने से लेकर रात को सोने तक से साउंड स्लीप तक सभी में उसका रोल रहता है। तो मेंटल हेल्थ मतलब कि ये सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो सब अपना काम बहुत हेल्दी वे में कर रहे हैं, जिसको हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं। तो जैसे कि मैम आपने बताया कि मेंटल हेल्थ जो है ये हमारे शरीर में जो भी फिजिकल लेवल पे जो अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स है या हार्मोन्स है, ये एक तरीके से उसी का प्ले है। आज की डेट में कई लोग ऐसे हैं कि जो ये चीज़ मानते हैं कि अगर वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है या किसी काउंसलर के पास जा रहा है तो उसे कहीं ना कहीं कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या वो एक तरीके से लोग मानते हैं कि वो पागल है ना। क्या ये सच है कि जो जो व्यक्ति किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है या साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो उसे एक्चुअली वो मेंटली कमज़ोर है, या इसके पीछे का मतलब क्या रीज़न है और क्या इसमें आप अवेयरनेस में लाना चाहते हैं? ओके, आई डेफिनेटली एग्री साहिल के पहले के ज़माने में ये एक टेबू रहा करता था कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, मतलब करने वाली बात होती है, किसी को बताना नहीं है। फॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में अब इतनी अवेयरनेस आ रही है कि वो लोग ये समझना शुरू कर रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या काउंसलर के पास जाना है या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, वो आपको इसलिए जाना है क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी
बेस्ट पॉसिबल वे में जीनी है। सही कहा। आपको अपनी हर मोमेंट को जीना है, तो उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। जैसे कि आप जिम जाते हो अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, वैसे ही कंसिडर दिस एज अ मेंटल जिम। काउंसलर के पास जाना है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, तो इट इज़ लाइक अ मेंटल जिम कि आप अपने माइंड को इतनी अच्छे से ट्रेन कर रहे हो कि वो आप जिस चीज़ के लिए बने हुए हो वो आपको वो 100% पाने में मदद करता है। बहुत सही एग्जांपल दिया मैम कि जैसे हम फिजिकल फिटनेस के लिए जिम में जाते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें मेंटल फिटनेस के लिए काउंसलर के पास जाना होता है या इस तरह के वर्कशॉप्स करने होते हैं। सो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर काउंसलर के पास जा रहा है तो वो मेंटली वीक है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं। एक्चुअली में इसका बिल्कुल उल्टा है। जैसे एक व्यक्ति जो कि माइंडसेट का बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग है और अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग करना चाहता है और ज़्यादा प्रिसाइज करना चाहता है, वो जाता है जिम में। ठीक उसी तरीके से एक व्यक्ति जो कि अपने माइंड को और ज़्यादा स्ट्रांग करना चाहता है, जो कि ऑलरेडी स्ट्रांग है लेकिन उसे और प्रिसाइजली स्ट्रांग करना चाहता है, वो व्यक्ति काउंसलर के पास जाता है, अलग अलग तरह के वर्कशॉप्स अटेंड करता है। एक चीज़ मैं साहिल जी ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो टर्म जो वीक और स्ट्रॉन्ग जो है ना, वो भी बहुत रिलेटिव टर्म रहती है। जैसे यू आर सो वेल बिल्ड, आप तो 10 kg आराम से उठा पाओगे, लेकिन मैं नहीं उठा पाऊंगी क्योंकि मैंने मेरे वो मसल्स को उस तरीके से ट्रेन ही नहीं किया है। सही कहा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीक हूँ, है ना। मैं वो वेट उठाने के लिए शायद मैंने मेरे मसल्स को ट्रेन नहीं किया है। तो ऐसी ही हमारी लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस रहती है, उसके अलग अलग बैगेजेस रहते हैं। तो कई बार हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जिसके लिए हमारा मन उसके लिए तैयार नहीं है, बल्कि शायद वो उसके लिए ट्रेन नहीं हुआ है। तो वो सिचुएशन में रहने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए शायद हम उसको और ज़्यादा ट्रेनिंग दे और ज़्यादा एक्सरसाइज दे, तो वो सिचुएशन को वो कोप अप कर पाएगा। उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान वीक है या वो स्ट्रांग है। मतलब सिचुएशन को आपको एड्रेस ही नहीं करनी है, तो उससे ज़्यादा कायरता क्या हो सकती है। जो आप फेक दिखाते हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं नहीं रोता हूँ, दैट मीन्स कि आप अपनी सिचुएशन को एड्रेस ही नहीं कर पा रहे हो। हमारी दुनिया में जो ह्यूमन माइंड जो है, इट इज़ फुल ऑफ इमोशंस। तो हर एक इंसान हर एक मोमेंट में एक बहुत ट्रांजिएंट इमोशंस से पसार होता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर बार आपको हमेशा खुश ही रहना चाहिए, हर बार आपको हर एक सिचुएशन का सामना अड़ग मन से ही करना चाहिए। ये जो सारे शुड एंड मस्ट है, उसको निकाल के थोड़ा इजी वे में अपनी लाइफ को जीने के लिए, आनंद महसूस करने के लिए भी हमको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल हेल्प या काउंसलिंग हेल्प या गोइंग टू अ साइकाइट्रिस्ट। सही कहा। सो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि हम किसी स्किल को सीखने जा रहे हैं, जैसे किसी पेंटिंग के क्लास में जा रहे हैं, म्यूजिक के क्लास में जा रहे हैं, ठीक इसी तरीके से आप माइंड किस तरीके से फंक्शन करता है ये सीखने जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। सो जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आपको पूछने जा रहा हूँ मैम, ये आज की डेट में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ग्लोबल पेंडेमिक हुआ, पूरे विश्व भर में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि जहाँ पे ना चाहते हुए भी लोगों के माइंड में, उनकी लाइफ में एक अलग तरह का स्ट्रेस डेवलप हुआ। ठीक है, एक तरह की एंग्जाइटी डेवलप हुई। सो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ये स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है, एंग्जाइटी क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, प्लस इन तीनों बीच का डिफरेंस क्या है। यस, बहुत अच्छा किया आपने ये पॉइंट आज लिया है कि स्ट्रेस पहले तो क्या है वो समझना है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जो थोड़ा बहुत भी लो फील कर रहा है तो लेबल लग जाता है कि अरे भाई ये तो डिप्रेशन में है यार, इसको एंग्जाइटी हो रही है। बहुत नॉट वेरी वेल यूज्ड टर्म्स। तो पहले तो स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस को जिसको हम बोलते हैं तनाव है ना। ओके। तो मैं मेरी वर्कशॉप में हमेशा बोलती हूँ कि तनाव को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले। तुम ना आओ, तुम ना आओ, ओके, है ना, दैट इज तनाव।
तो कोई भी सिचुएशन को जब हम रेजिस्ट करते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। सिंपल है ना। क्यों हम रेजिस्ट करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना, जैसे आज आपके घर मेहमान आने वाले हो, ना आपके घर में आइसक्रीम है ना कुछ है, मैं बोलूँ साहिल मैं आपको मिलने आ रही हूँ, तो आप बोलोगे कि अरे आज मत आओ, मेरे घर पे कुछ भी नहीं है, मैं आपको कैसे होस्ट करूँगा, है ना। तो एक रेजिस्टेंस आ गया। क्यों? क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो नहीं है मेरे को होस्ट करने के लिए, है ना। तो कोई भी सिचुएशन अगर मेरी लाइफ में आने वाली है और मुझे लग रहा है कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं ये सिचुएशन को मेरी लाइफ में होस्ट कर सकूं, तो उसको मैं रेजिस्ट करूंगी। ना हो तो अच्छा है, ना हो तो अच्छा है, ना हो तो अच्छा है ना। तो हमारे मन की जो कोपिंग एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मेरे पास ना मेरे मन में कोपिंग एबिलिटी है, ना मेरे पास वो सपोर्ट सिस्टम है जो मेरे को ये सिचुएशन में शायद हेल्प कर सके। उसकी वजह से हमारे मन के अंदर देयर आर डेफिनेट केमिकल चेंजेस, है ना। जो फियर आना शुरू हो जाता है कि भाई अगर ये सिचुएशन आएगी तो मैं उसको कैसे हैंडल कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो ये जो फियर जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर एक अमिगडाला सेंटर करके रहता है, राइट। वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो जाता है, जैसे कि लावा आता है ना। तो ये जो स्पिलेज जो होता है एमिगडाला सेंटर के आजू बाजू में, उसकी वजह से डेफिनेट न्यूरल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, है ना। मेजर 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, न्यूरोएपिनेफ्रिन। तो ये जो डेफिनेट न्यूरल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कौन से न्यूरोट्रांसमीटर पे इफेक्ट आई है उसके मुताबिक हम फील करना शुरू करते हैं, है ना। जैसे कि हमारे उसमें सेरोटोनिन पे इफेक्ट आ रही है, तो सेरोटोनिन इज अ हैप्पी मॉलिक्यूल जो हमारे मन में हैप्पीनेस देता है। इट कंट्रोल्स अवर एपेटाइट, इट कंट्रोल्स अवर साउंड स्लीप, हमारे मूड्स, वो सारा सेरोटोनिन कंट्रोल में ले रहा है। डोपामिन जो होता है वो एक मोटिवेशन होता है, अरे आज सुबह उठे, चलो आज ये इंटरव्यू करना है, मैं तैयार होके जाता हूँ। तो इट इज दैट डोपामिन जो आपको पुश दे रहा है ना। अभी ये जो अमिगडाला सेंटर के आजू बाजू में बहुत सारा जो चेंजेस आ रहे हैं, उसमें या तो सेरोटोनिन में इम्बैलेंस आ जाता है या तो डोपामिन में इम्बैलेंस आ जाता है। अगर सेरोटोनिन में इम्बैलेंस आ जाता है तो वो मूड एक लो फेज में चला जाता है कि मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। डोपामिन पे इफेक्ट आ रहा है तो वो पुश भी चला जाता है कि अरे नहीं कुछ नहीं करना है, बैठो कुछ नहीं करना है मुझे। तो एंग्जाइटी जिसको हम बोलते हैं या डिप्रेशन जो बोलते हैं, दोज आर द क्लिनिकल टर्म्स कि जहाँ डेफिनेट चेंजेस हो रहे हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स में। ठीक है। सो दिस इज एट क्लिनिकल लेवल कि डेफिनेट वो चेंजेस हो रहे हैं। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द सोशल सिचुएशन, that can be because of a long standing social or the financial situation in your life कि जिसकी वजह से वो इतनी बार वो ठहर गया है कि उसने एक्चुअली ब्रेन पे इफेक्ट लाना ही शुरू कर दी है। और इट कैन बी जेनेटिक ऑल्सो, इट कैन बी पैथोलॉजिकल ऑल्सो कि कोई बीमारी है ना। जैसे बहुत सिंपल बीमारी है जो आर्थराइटिस का एक पार्ट रहता है, फाइब्रोमाइल्जिया, है ना। तो फाइब्रोमाइल्जिया इज एक्चुअली अफेक्टिंग योर मूड्स। तो इट इज एट पैथोलॉजिकल लेवल कि जिसने उसके हार्मोन पे इफेक्ट डाला हुआ है, जिसकी वजह से वो बंदा पूरे दिन लो मूड में रहता है, यार मूड डिसऑर्डर में चला जाता है, वो फटीग महसूस करता है, यार पेन महसूस करता है अपने बॉडी में। तो देयर इज सम मेडिकल कंडीशंस विच लीड टू दिस डेफिनेट चेंजेस ऑल्सो, है ना। सो दैट इज टर्म्ड एज एंग्जाइटी या डिप्रेशन। नाउ व्हाट इज एंग्जाइटी? तो एंग्जाइटी मतलब सिंपल शब्द में चिंता, है ना। मेरे को चिंता हो रही है, अभी वो चिंता हो रही है, मेरे को चिंता हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं उसको सहन नहीं कर पा रही हूँ। अब ये जो सहन नहीं कर पा रही वाली जो चीज़ है, दैट इज कॉल्ड एज एंग्जाइटी। ओके। चिंता हो रही है, दैट इज गेटिंग एंग्शियस। Okay. तो फीलिंग एंग्शियस
और एंजाइटी के बीच में बहुत सारे लेवल्स आ जाते हैं। सही। तो चिंता महसूस करना मतलब एंजाइटी नहीं होती है। चिंता महसूस करना मतलब इट कैन बी अ ह्यूज स्ट्रेस ऑल्सो। एग्जाम आ रही है, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे उसका टेंशन हो रहा है, तो वो मुझे पढ़ाई में थोड़ा हेल्प भी कर रहा है, जिसको हम ह्यूज स्ट्रेस कहते हैं। तो सारे तनाव बुरे नहीं होते, थोड़े तनाव ऐसे भी होते हैं वो जो थोड़ा पुश भी दे देते हैं, अरे पढ़ो एग्जाम आ रही है ना। लेकिन वो चिंता इतनी बढ़ गई, इतनी मैग्नीफाई हो गई आपके थॉट्स के हिसाब से, जैसे कि सिंपल एग्जाम है ना। अभी हमारा आज का जो जनरेशन है, दे हैव बीन पुट अंडर अ सीवियर प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रही है। कंपटीशन बहुत बढ़ रही है तो उनको हर एक चीज़ में एक्सेल करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, है ना। तो वो पढ़ाई तो कर रहे हैं, एग्जाम के स्ट्रेस के अलावा उनकी लाइफ में स्ट्रेस है सेटल होने का, करियर रिलेटेड स्ट्रेस आ जाता है कि इतनी ज़्यादा कंपटीशन आजू बाजू में है तो मैं उसको कैसे सस्टेन कर पाऊंगा। अगर उसको वो टाइम पे सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और उसको राइट हेल्प नहीं मिल रही है, तो ये जो उसका ह्यूज स्ट्रेस है वो डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, जो एंजाइटी डिसऑर्डर की ओर उसको ले जाता है। या डिप्रेशन मतलब क्या? डिप्रेशन मतलब फीलिंग, उसका जो रूट जो है दैट इज फीलिंग ऑफ सैडनेस। ठीक है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वहां से शुरू हो रहा है। बिल्कुल भी आज तो पूरा दिन ऐसे गया, अब तो दिन भर दिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अब तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे को कुछ नहीं करना है। तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, में से कुछ नहीं करना है, वो जो प्रोसेस जो होता है वो फीलिंग ऑफ लो से लेकर डिप्रेशन तक जाता है। लेकिन फीलिंग ऑफ लो डज नॉट मीन डिप्रेशन, सही है ना। तो जब आप सोसाइटी में देखो कि आपका मन एंग्शियस फील कर रहा है, कोई चीज सिचुएशन को लेकर चिंता में है, चिंतातुर है, कोई सिचुएशन को लेकर वो सैड फील कर रहा है, डेथ ऑफ योर नियर एंड डियर वंस, है ना, कोई भी वजह, स्मॉल फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हो गया, लगने वाली आम सिंपल बात है, कभी झगड़ा तो होता रहता है, नहीं, लेकिन एक इमोशन को छोड़ के जाता है, कोई भी सिचुएशन एक इमोशन को छोड़ के जाती है। वो इमोशन को डील करने के लिए एक राइट थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। मुझे इस मोमेंट में वो मेरी हैप्पीनेस को ले रहा है, मेरे सेटिस्फेक्शन को ले रहा है, और मुझे जो करना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं करने दे रहा है, जो मेरा पोटेंशियल है उस पर वो इफेक्ट डाल रहा है, तो देन इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड। इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड बाय थिंकिंग इन द राइट वे। ये जो हेल्प जो होती है उसको हम बोलते हैं काउंसलिंग। ओके। कि जो एक न्यूट्रल तरीके से सिखाता है कि सही तरीके से आप कैसे सोचोगे ये सिचुएशन में, जिससे आपके रिसोर्सेस इतने डेवलप हो जाए कि आप वो सिचुएशन अगर आ भी रही है आपके पास तो आप उसको होस्ट कर सको बिना डरे। सही कहा। दिस इज काउंसलिंग और साइकाइट्री और साइकोथेरेपी।